नमस्कार, मैं हूं रहित राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। यूपी में सत्ता की लड़ाई तेज होती जा रही है, नेताओं का दल बदल भी जारी है। आज की बहस से पहले यूपी की दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, जो राजनीतिक लिहाज से सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। आज संक्रांति का पावन पर्व है। सूर्यदेव धनु राशि से पाला बदलकर मकर राशि में पहुंच गए हैं। आसमान में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए हैं। इधर सियासत में भी संक्रमण का नजारा देखने को मिल रहा है। ओबीसी नेता दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी से पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में पहुंच गए हैं। सियासी संक्रांति का यह नजारा क्या कहता है, यह आज समझेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए, सत्ता में विराजमान एक सन्यासी एक दलित के घर पर खाना खा रहे हैं। जी हां, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें साफ कह रही हैं कि यूपी में सियासत में नैरेटिव बदल गया है। क्या अब हिंदुत्व बनाम ओबीसी हो गया है? उधर बीजेपी के बागी मंत्री और विधायकों में से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 8 विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी इसे बेशक नुकसान नहीं मान रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जातीय जोड़ जरूर मजबूत दिख रहा है। अखिलेश लगातार जाति गोलबंदी करने में लगे हैं। बीजेपी भी इसका काट निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। योगी का अयोध्या से पुराना नाता भी है। पिछले 5 सालों में योगी 40 बार से अधिक अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। उधर बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार हो रहा है, जो कभी भी जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में 172 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। अब सवाल है कि जातीय गोलबंदी में लगे अखिलेश कितना सफल हो पाते हैं। क्या अखिलेश का यह दांव काम कर जाएगा? इसकी काट योगी अयोध्या से निकाल रहे हैं, तो क्या योगी अयोध्या से पूरे यूपी को साध लेंगे? बड़ा सवाल है। अखिलेश ओबीसी को जोड़ने में लगे हैं, तो योगी दलितों को साध रहे हैं। तो क्या योगी अयोध्या से हिंदुत्व का संदेश देने के साथ दलितों पर भी दांव लगा रहे हैं? अगले 1 घंटे तक इन सारे सवालों पर अपने गेस्ट पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं इन तस्वीरों को वो सुनिए। में आज सम्मिलित हुए हैं आप तमाम कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों के साथ, क्या कुछ कहेंगे? आज मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को जन सैलाब के रूप में उमड़े हुए सभी नौजवान कार्यकर्ता साथियों को बधाई शुभकामना देता हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, जिसमें भाजपा सरकार के अंत का इतिहास लिखा जाएगा और साथ ही साथ 10 मार्च 2022 को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ, सपा की नई सरकार। तो साफ तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य आज ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी, और उन्होंने कहा है कि 2022 में भाजपा सरकार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इंडिया न्यूज से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया वो हम लोग के सभी एक मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी, मगर उन्होंने इस्तीफा दिया उसके कारण समझने चाहिए। या तो मैं उनको कहीं कैटेगरी में डालूं तो ये है कि एक पुत्र प्रेम से जा रहा है, एक किसी को जा रहा है जिसके लिए हम लोग ने कहा टिकट यहाँ पे नहीं लड़ पाओगे, आप हार जाओगे, दूसरी सीट ढूंढ लो, फिर बता दो। इस प्रकार से जो लोग हैं, या जिनका एकदम ही टिकट कट रहा था, वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी संख्या है उसमें। तो इसलिए इन लोगों ने एक दिखा रहे हैं कि हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उनको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। मगर भाई 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। और एक चीज और बता दें कि भाई आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ निर्णय किया, स्वागत है आपका, आप अपना निर्णय, आपको स्वागत हो, लेकिन
समाजवादी पार्टी के अंदर 10 ऐसी चीज बता दीजिए जो दलित और ओबीसी के लिए उन्होंने किए हैं पिछले 5 साल में। यादव और मुस्लिम समाज के अलावा उन्होंने क्या किया उसका व्याख्यान करें 10 चीजों का। सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना, वो साफ सवाल पूछ रहे हैं कि साहब ये तो बताइए गलती कहां हो गई, ये तो बताइए दिक्कत कहां थी, और ये भी पूछ रहे हैं कि 5 साल तक जो लोग आज छोड़ के जा रहे हैं वो पहले जब टेबल थपथपा रहे थे विधानसभा और विधान परिषद में, आज कैसे दूर हो गए। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, जयराम विप्लव जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मनोज पांडे हमसे जुड़ेंगे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से, भगवती प्रसाद सागर जी हैं जो बीजेपी छोड़कर आए हैं वो भी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हिलाल अहमद नकवी साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और वंशराज दुबे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सबका देश के सवाल में। शुरुआत जयराम जी आपसे करेंगे। जयराम जी, अभी आपने सुना होगा सिद्धार्थनाथ सिंह को, उन्होंने कहा कि साहब 5 साल तो मेज थपथपा रहे थे, दिक्कत क्या हो गई। हमने ये भी सुना जब स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा कि साहब डबल इंजन की सरकार का टिकट जब नहीं मिल पाया तो आप डगडगे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, कहा उसमें आप ब्लैक का टिकट लेकर जा रहे हैं। लेकिन जयराम जी, चुनाव तो चुनाव होता है और एक परसेप्शन होता है जो चुनाव को बना देता है। रीच आउट वैल्यू नहीं हो सकती कि आप 22 करोड़ के घर पे पहुंच जाइए, 22 करोड़ से फोन पे बात कर लीजिए, 22 करोड़ को चिट्ठी लिख दीजिए, नहीं हो सकता है। कई चीजें परसेप्शन से क्रिएट होती हैं। पिछली बार जब बीजेपी जीती थी तो एक परसेप्शन था कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यहां से लोगों ने ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी, तो एक हवा क्रिएट हुई थी। तो क्या लगता नहीं कि ये जो हवा है, जो लोग जा रहे हैं, वो परसेप्शन बीजेपी के खिलाफ बन रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप देखेंगे 2014 से अभी तक का आंकड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर तकरीबन 600 से बड़े नेताओं ने अलग अलग दलों से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और हमारी पार्टी छोड़कर जाने वालों की संख्या देखेंगे तो 40-45 के अधिक नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये सब अपनी जगह है। हम 22 करोड़ लोगों तक संपर्क करने में भी सक्षम है, और हमारी सरकार ने जो योजनाएं उन तक पहुंचाई है वो योजनाएं स्वयं में बात कर रही है लाभुकों से, लाभार्थियों से, और वो बहुत कुछ कहती है। इसका अंदाजा विभिन्न मीडिया चैनलों द्वारा जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, आज समाजवादी पार्टी का कानून विरोधी अराजक चेहरा एक बार जनता के सामने फिर से आ गया है। जनता ने देखा कि चुनाव आयोग की सख्त, ठीक है जयराम जी, उस पे भी आएंगे। जयराम जी, उस पे ठीक है, जयराम जी उस पे आएंगे। हमारे साथ मनोज पांडे जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत है मनोज पांडे जी आपका भी। मनोज जी, आपने सुना जयराम जी को, तो एक जो जातिगत समीकरण दिख रहा है, जो ओबीसीज दिख रहे हैं, वो लगातार जो लेटर्स हैं, वो लेटर में भाषा जो लिखी है वो यही लिखा है कि साहब आप बैकवर्ड के विरोधी हैं, ओबीसीज के विरोधी हैं। तो ये जो जातिगत समीकरण का एक बड़ा जाल है जो अखिलेश यादव जी ने पकड़ा है। समस्या तो होगी बीजेपी को, ये तो बहुत साफ सी बात है। हो सकता है जयराम जी मुस्कुराते रहे, लेकिन हाँ, चुनाव के एंड वक्त पर इतने लोगों का इस्तीफा, 3 मंत्रियों का इस्तीफा, 11 विधायकों का इस्तीफा, एक हवा क्रिएट होगी। आप जयराम जी हो सकता है ना माने, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट किसी भी स्टेट पे चुनाव हो और इतने सारे लोग पार्टी छोड़ने लगे तो एक दबाव होता है। मनोज जी, आज भी यही कहा जा रहा है कि साहब जिन लोगों को टिकट बीजेपी में नहीं मिल रहा था, जिनके टिकट कट रहे थे या अपनों को टिकट नहीं दिलवा पा रहे थे, वो समाजवादी पार्टी की ओर आ रहे हैं। आपका अपना वक्तव्य मनोज जी। देखिए, आज ये स्पष्ट हो गया कि जब आज भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने ही सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को वो रोक नहीं पा रही है। कल हमारे साथ एक 5 बार के विधायक आदरणीय बाला प्रसाद अवस्थी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष, उनका अगर आप वक्तव्य सुन लेते, उनका दुख सुन लेते, या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं उनका दुख और दर्द शायद सुन लेते। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना के समय लोगों को अस्पताल नहीं मिला, बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, उनके अपने लोग उनके सामने तड़पते हुए मर गए,
लोगों को और तो और छोड़िए, घाट में दाह संस्कार की जगह नहीं मिली। उन्होंने किसानों के ऊपर हुए अत्याचार का व्याख्यान किया। उन्होंने कहा किस तरीके से अधिकारियों का बोलबाला रहा और चुने हुए हम विधायकों के और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हुई। इस सरकार में अधिकारियों ने सरकार चलाई। तो आज जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद छोड़ करके भाग रहे हैं, ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए कि आज उनके साथी क्यों उनको छोड़ करके चले जा रहे हैं। जहां तक जातिगत आंकड़ों का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ही देश की वो पार्टी है जिसने हरदम पिछड़े हों, चाहे रहे हों, चाहे अति पिछड़े रहे हों और चाहे सामान्य वर्ग के लोग, सबका उन्होंने एक गुलदस्ता बना करके, चाहे 91 की सरकार रही हो, चाहे मनोज जी, जो आपने एक सवाल उठाया है, मैं वही सवाल मनोज जयराम जी आपसे पूछूंगा। जयराम जी, आपने सुना मनोज पांडे जी को कि ये आंसर आपको ही देना पड़ेगा कि लोग आपसे नाराज क्यों हैं। कैबिनेट मंत्री नाराज हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3, अभी फेरिस्त में कितने और होंगे मेरी जानकारी नहीं, मुझे लगता है मनोज भाई ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि और कितनी फेरिस्त है कैबिनेट मिनिस्टर और सिटिंग विधायक की जो लगातार मैसेज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। और धीरे धीरे करके हमने ये भी देखा है, एक दिन में सारी ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी का नेता हो, धीरे धीरे करके टाइमिंग देख के ज्वाइनिंग कराई जा रही है। मनोज भाई 10 सेकंड में बता दीजिए, और भी नाम है कि बस यहीं पर फुल स्टॉप है? मुझे लगता है कि एक गाना था कि देखते देखते जाइए आगे सनम क्या होता है। अभी तो हमें लगता है ये शुरुआत है केवल, ठीक है। अभी आगे क्या होना है, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। ठीक है, पिक्चर बाकी है। जयराम जी, पिक्चर में अभी बहुत किरदार है और अभी ये शुरुआत है, मनोज जी कह रहे हैं। रजत जी, पिक्चर को जनता दिखाएगी। जनता ने इनको 2014, 2017, 2019 में अच्छी पिक्चर दिखाई, इसलिए इनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो लोग आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं पिछड़ों की, दलितों की, उन्होंने 5 साल में सत्ता की कुर्सी पर जब वो बैठे थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इनके अभी 10 दिन 5 दिन पुराने बयान भी आप सुन लेंगे तो ये सरकार का, संगठन का और हमारी नीतियों का बखूबी गुणगान कर रहे थे। खैर, ये पब्लिक तय करेगी। ठीक है, ठीक है जयराम जी, पॉइंट टेकन। ठीक है जयराम जी, पॉइंट टेकिंग। ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर का क्लाइमैक्स तो 10 तारीख को आएगा। इंडिया न्यूज पर सबसे तेज नतीजे भी उस दिन दिखाएंगे और जनता तय करेगी। हमारे साथ भगवती प्रसाद सागर जी हैं, बीजेपी छोड़ने वाले विधायक। भगवती जी, आपने मनोज जी को भी सुना, आपने जयराम जी को भी सुना। जयराम विप्लव जी कह रहे हैं साहब जिसका टिकट कट रहा था वो आ रहे हैं। उन्होंने कहा साहब 5 साल तक जो मेज थपथपा रहे थे उनको आज दिक्कत कैसे हो गई, बताइए आप। जयराम जी आप बताइए, क्योंकि आपने बीजेपी छोड़ी है, मनोज जी भी है, कांग्रेस भी है, विप्लव साहब भी हैं, आप बताइए समस्या क्या आई आपको पार्टी में जो आपने पार्टी स्विच करी? हेलो हेलो, आवाज मिल रही है भगवती प्रसाद जी आपको? हमसे किया जा रहा है, हमसे आपने पूछा ना? हाँ, आपसे ही सवाल पूछा है। क्या समस्या थी जो आपने पार्टी छोड़ी? ऐसा है कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी ने निर्णय दिया है कि सबका साथ करके दिखाए, तो हम लोगों ने सोचा था कि इसमें जाति आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और जो हजारों साल से। ठीक है, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा एक बार रिकनेक्ट करें। हम हिलाल अहमद नकवी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। हिलाल भाई, आपसे ये सवाल है, इस बात की बहुत चर्चा है कि उत्तर प्रदेश को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या जा रहे हैं। हालांकि अभी लिस्ट औपचारिक रूप से नहीं आई, लेकिन चर्चा इसी बात की है कि 2 दिन जो मैराथन मीटिंग चली है उसमें यह लगभग तय हुआ है कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। जब अयोध्या से लड़ेंगे तो वो जो एपी सेंटर चुनाव का होगा वो अयोध्या होगा, वही अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव होगा वो चेंज भी होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपका अपनी टिप्पणी इस पर, हिलाल जी। देखिए, इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं और जिस तरह से अभी सिद्धार्थनाथ सिंह साहब ने अपना बयान दिया, और उनके बयान में एक बड़ी खास बात थी, उन्होंने कहा जब तक मलाई खाने को मिल रही थी तब तक वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, जब वो बंद हो गई तो वो चले गए समाजवादी।
अब सिद्धार्थनाथ सिंह साहब से पूछना चाहिए कि मलाई क्या है, किसको वो मलाई कहते हैं। तो ये अपने आप बता रहे हैं कि उनकी सरकार में किस तरह का भ्रष्टाचार था और किस तरह से भ्रष्ट लोग जो है वहां के ऊपर उससे लाभान्वित हो रहे थे। अब क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है कि उनकी पार्टी हार रही है तो वो मलाई खाने दूसरी जगह चलेगी। खैर वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में बताएंगे कि कहां पर मलाई ज्यादा मिलती है। आपका जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अयोध्या में जो अगर लड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसका क्या प्रभाव? देखिए उसका प्रभाव जो है प्रकार के पड़ने वाला है नहीं। जो जहां तक कि मुख्यमंत्री जी का सवाल उठता है वो कहां से लड़ेंगे कहां से नहीं लड़ेंगे, ये कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि मुद्दे ये हैं ही नहीं। देखिए राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है वो कोर्ट ने जो है सिद्ध कर दिया है, और आज वहां के भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पे मलाई खा रही है, और एक मरतबा फिर से शायद योगी जी वहां पे जाकर के उनके नाम के ऊपर वोट पाने की कोशिश करे। जनता इस बात को जानती है, जनता को रोजगार चाहिए है, जनता को जो है महंगाई की जो मार है उससे बचना है। ठीक है, मतलब आपको कहना है कि अयोध्या मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा डेवलपमेंट होना चाहिए और जो जनता से जुड़ा हो वो मुद्दा होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले 80 और 20 की लड़ाई करा करके और अपनी ये जो कुकर्म है उनको छुपाने की कोशिश कर ले, अयोध्या से मुख्यमंत्री जी जाकर के लड़ ले, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जयराम जी, अयोध्या चले भी जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा रजत जी, नहीं तो बीच में आप रोकेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं आप बोलिए जयराम जी। मैं 2 बार बोला, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए इस पूरे चुनाव में मुद्दे कौन भटका, किस पार्टी की ओर बीते 3 महीने से विपक्ष ने कौन कौन से बयान दिए हैं, उसकी एक लंबी है। राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और जिन्ना को लेकर आने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी, अबू आजमी जी और ओवैसी साहब तो है ही। तो ये सारे लोग जिन विषयों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो एक खास वोट बैंक को लेकर के चल रहे हैं। और कल अखिलेश यादव जी ने टिकट वितरण करके यह साबित कर दिया कि वो एक बार फिर से गुंडा राज और माफिया राज ही लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश में कहीं है नहीं, इसलिए यहाँ पर तो बात करते हैं लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन इनका दोहरा चरित्र तब सामने आ जाता है जब अलवर में इनकी सरकार है और सोनिया गांधी के मुंह से वहां की घृणित और जघन्य अपराध पर 2 बोल नहीं फूटते। और रही बात ओबीसी और दलितों की, तो मैं आपको बता दूं 70 सालों में ओबीसी आयोग आपने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया। और ओबीसी और दलितों की केंद्र और राज्य सरकार में इतिहास में सर्वाधिक। ठीक है ठीक है जयराम जी, अगर आप मुझे विधायक जीत करके आए, ये उस तथ्य है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं जयराम जी अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं अगला सवाल पूछूं। जी ठीक है, हमारे साथ मनोज पांडे जी एक बार। मनोज जी, आज मुख्यमंत्री जी दलित के घर भी गए, संक्रांति वाले दिन खाना भी खाया, बीजेपी ने यह बयान भी दिया कि साहब आप ओबीसी बता रहे हैं कि हाँ ओबीसी नाराज हैं, ओबीसी आपके पास आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़े चेहरे ओबीसी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मनोज जी देखिए, अब खाना वो हमने पैर धुलते हुए भी देखा था, लेकिन काश अगर सरकार ने उन पैरों को देखा होता जिन्होंने 1000 किलोमीटर कोरोना में पैदल चलने का काम किया। काश अगर इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखने का काम किया होता कि आज 5 साल से किसान लाठी और टार्च लेकर के वो मेड़ और डांड और खेतों पर बैठा हुआ है। काश अगर उन्होंने देखा होता कि नौजवान आज बेरोजगारी से ऊब कर आत्महत्या कर रहा है। काश उन्होंने देखा होता कि बाहर से लौटा हुआ आज मजदूर वो घर में भूखा बैठा है, उसके बेटे क्या खा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने देखने काम किया होता। और एक हमारे साथी बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, शायद उनका ये दम्भ और घमंड बोल रहा था, उन्हें इतिहास को याद कर लेना चाहिए। मैं 2012 की भी विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था और आज भी हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उसी विधानसभा में 234 सीटों से हम उत्तर प्रदेश में थे और 46 सीटों से भारतीय जनता पार्टी थी और उत्तर प्रदेश के 300 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई थी। ये 16 एक मिनट मनोज, जयराम जी हाँ कंप्लीट कर लें दीजिए। जयराम जी कंप्लीट कर लें दीजिए, उसके बाद आप ही को आंसर देना है। मनोज जी कंप्लीट करिए। जयराम जी से कहूंगा बहुत उतावले ना हो, सुनने का मादा रखें।
इनको हम समझाना चाहते हैं कि शायद ये भूल रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट में इनकी क्या सीटें थी। इनको 2012 में अपने हालात पर इनको विचार करना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए कि उसी विधानसभा में मैं सदस्य था, आज भी सदस्य हूं विधानसभा का। उस विधानसभा में 46 लोग इनके थे और 300 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। आज ये झूठ बोलकर 15 लाख के नाम पर इन लोगों ने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के सवाल पर इन लोग जब सत्ता में आए और आज जनता ये महसूस कर गई है और जिन नेताओं को लाए थे, आज इनसे हम पूछे ओम प्रकाश राजभर इनको छोड़ करके क्यों भाग गए, आज इनसे पूछेंगे महान दल इनको छोड़ करके क्यों भाग गया, आज इनसे पूछे संजय निषाद क्यों भागने वाले हैं, आज इनसे पूछे कि इनके पार्टी के 16 विधायक और रोज इनके 4 विधायक छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, आज क्या कारण है। आज केवल ये कह देना कि हम उनका टिकट काट रहे थे इसलिए चले गए। अरे साहब, कम से कम ऐसा झूठ ना बोलिए। मनोज जी, ये इसका आंसर क्योंकि ले लेते हैं एक बार जयराम जी से। जयराम जी, 3-4 इश्यूज हैं। पहला, ये घमंड का आरोप लगाया है मनोज जी ने, कहा साहब आप भी तो नहीं थे, हम भी 200 के ऊपर थे, हम भी सीमित हो गए, 50 के नीचे आ गए। कहा समय बदलते वक्त नहीं लगता है। दूसरा, कहा इतने लोग छोड़कर जा रहे हैं, कोई तो वजह होगी, सिर्फ टिकट के चलते आदमी नहीं छोड़ता है। रजत जी, सबसे पहले तो ये मुद्दों की बात करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये मुद्दों पर बात करेंगे, इधर उधर भटकाए नहीं। ये बताएं कि इन्होंने अपने 5 साल 2012 से 17 में कितने युवाओं को रोजगार दिया। मैं बताता हूँ, 1,99,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 5 साल में 7 लाख नौकरियां दी सरकारी। और इन्होंने क्या क्या काम किए वो गिना। इन्होंने किसानों की बात की, गन्ना किसानों का इन्होंने 90,000 करोड़ रुपया भुगतान किया 5 साल में। हमारी सरकार ने 1,56,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया। अरे किसान को खुश है जब उनके खाते में 6,000 प्रति किस्त जो है पहुंच रही है हर साल, उनको किसानों सम्मान निधि के रूप में पैसे मिल रहे हैं। तमाम जो बिचौलिए थे उसको जनधन और आधार को लिंक करके खत्म कर दिया गया। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस देश के गरीबों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए 44 करोड़ जनधन खातों में जमा कर लिए। ये एक रिकॉर्ड। ये सारी चीजें जो इनके शासन में रहते नहीं हो पा रही थी, बिचौलियों पर लगाम लगी है, कानून व्यवस्था के माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। और ये बताए ना कि नाहिद हसन, हाजी यूनुस जैसे दर्जनों लोगों को टिकट की फहरिस्त में शामिल करके समाजवादी क्या संदेश दे रही है? क्या आप माफिया राज और गुंडा राज को बढ़ावा नहीं दे रहे? और एक अंतिम बात, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपके मंच से कहा कि ये लड़ाई 85 बनाम 15 की है। नहीं, तो जयराम जी, बात 80-20 पर भी आ गई है। जयराम जी, ये जो बात 80-20 आपने दिया, एक फ्रेज दिया बीजेपी ने कि यूपी में लड़ाई 80 बनाम 20 की है। जो एक संगठनात्मक ढांचा हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, वो जितने भी बैकवर्ड हैं, एक मिनट भाजपा को मिलता रहा है। ठीक है मनोज जी, आऊंगा। जयराम जी, 19 में मिला तो 80% लोगों का जनादेश ठीक है, ठीक है, मान लिया। जयराम जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि जो ये जातिगत समीकरण है उत्तर प्रदेश में, जो अखिलेश यादव साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब राजनीतिक रूप से आप लोग कैसे देंगे? भाई, लोग तो इस बात की चर्चा कर ही रहे हैं ना कि मिनिस्टर छोड़ के जा रहे हैं, मिनिस्टर लिख रहे हैं कि साहब बैकवर्ड्स की अनदेखी हो रही है। आप कैसे इसको एड्रेस करेंगे? रजत जी, ये तो बड़ा हास्यास्पद है ना। देश के सर्वोच्च शिखर पर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति उसी उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं, उसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनकर आए सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों को आप लाए। एक 30 सेकंड का रिप्लाई लूंगा, 30 सेकंड का रिप्लाई। मनोज पांडे जी, आप बैकवर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कहा दोनों उत्तर प्रदेश से हैं और दोनों ही बैकवर्ड। और इन्होंने अपने परिवार के बाहर किसी को मौका नहीं दिया। की बात कर रहे थे, मैं इनकी कुछ बातों से सहमत हूं, इसलिए मैं इनकी कुछ योजनाओं के बारे में बता दे रहा हूं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 130 रुपए में बिकने वाला कड़वा तेल आज 235 रुपए में बिका। ये वो पार्टी है जिसने 70 रुपए में बिकने वाली अरहर की दाल को 140 में बेचा। ये वो पार्टी है जो 58 रुपए 60 पैसे के डीजल को
95 और 100 में बेचा, ये वो ₹5 का बिकने वाला पेट्रोल 100 रुपए में बेचा। ये वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी से हटा करके शिक्षा मित्र बनाने का काम किया। ये वो पार्टी है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक है, ये वो मुद्दे मनोज जी आपने गिराए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे। ठीक है विप्लव जी, आपके पास आऊंगा। वंशराज दुबे भी हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन वापस अपने पैनल की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश का जातिगत समीकरण आगे है या फिर अयोध्या और योगी आदित्यनाथ। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और हेडलाइंस पर जाने से पहले जो इश्यूज थे वो हमने समझने की कोशिश करी कि इश्यूज क्या है, लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्या ये दिखाता है कि हवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है या फिर जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको पता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी या अब वो पार्टी यानी बीजेपी की टिकट से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे साथ जयराम विप्लव, मनोज पांडे जी, भगवती प्रसाद सागर, हिलाल अहमद और वंशराज दुबे हैं। वंशराज दुबे जी आपके पास पहले आऊंगा क्योंकि नहीं आ पाया था, माफी चाहूंगा। वंशराज जी, ये जो एक सिनेरियो सेट होता है जब लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं तो एक सिनेरियो सेट होता है, आपको लगता है कि वो एक सिनेरियो सेट हो रहा है, वो एक हवा किसी पार्टी के पक्ष में बनती है अगर विधायक सिटिंग मिनिस्टर छोड़कर उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं? देखिए रजत भाई, जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पे 2 लाइन मुझे याद आ रही है कि बढ़ा ना पाया कोई अपनी शान झूठ बोलकर, मगर वो बन रहा है महान झूठ बोलकर। तो ये जो वो शब्द है, इसमें तमाम ऐसे राजनेता हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस समय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। 2 चीजें बहुत यहां पर तमाम प्रवक्ताओं ने भी, खास करके भाजपा के जो प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कही। एक तो ये कि सरकार जो 4.5 साल या यूं कह लीजिए कि 5 साल में जिसने किसी भी क्षेत्र में दमदारी से नहीं कह सकते कि हमने इस क्षेत्र में अच्छा काम करके दिखाया है, वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो लेखपाल की कोई भर्ती नहीं आई पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें जबरदस्ती एक नौजवान को पकड़कर लेखपाल बनाती है और उसका ट्वीट मुख्यमंत्री जी खुद करते हैं और जब चोरी पकड़ी जाती है तो उस लेखपाल को नेपाल भेजने का काम करते हैं, नंबर 1। दूसरा, ये दावा कर रहे हैं 7 लाख नौकरी का। 7 लाख नौकरी पर अगर मैं आ जाऊं रजत जी, तो 4.5 सालों में दावा कर रहे हैं 7 लाख नौकरी का। 2 शिक्षक भर्ती लटकी, एक आरक्षण का घोटाला हो गया और एक में 22,000 सीटें आज भी रिक्त पड़ी हैं। 1045 एमओयू इस सरकार में साइन हुआ था। सरकार का दावा था 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन हकीकत है रजत जी आज भी 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। एक चीज और है रजत जी, 80 और 20 की जो बात हो रही है, अब मैं जरा भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जरा भाजपा के प्रवक्ता इस बात को बताएं कि जो हाथरस की बेटी जिसको रात में 2 बजे पेट्रोल डाल के जलाया गया था, आज दलित के परिवार के साथ आप रोटी तोड़ने जा रहे हो चुनाव को देखते हुए, वो बेटी 80 में थी कि 20 में थी, इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मनीष गुप्ता जिसकी हत्या हो गई। वंशराज जी ठीक है, जयराम जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट जयराम जी आऊंगा क्योंकि सवाल से पूछा आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड ठीक है रजत जी, 30 सेकंड। हाँ ठीक है, रजत जी 30 सेकंड ले लीजिए। दूसरा देखिए, मनीष गुप्ता की हत्या हुई आपको मालूम है गोरखपुर में। अगर योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुझे योगी आदित्यनाथ जी को बताने की जरूरत नहीं कि वहां के महंत धर्मदास जी ने क्या कहा था योगी जी के बारे में अभी 2 महीने पहले कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। ठीक है वंशराज, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ भगवती प्रसाद सागर जी भी हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ी है, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। ठीक है, ले रहा हूं, जवाब ले रहा हूं। भगवती प्रसाद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। भगवती प्रसाद जी हमारे साथ पूरा पैनल है और आप क्योंकि स्वयं देखिए बात जो आज डिस्कशन हो रहा है और जो नैरेटिव सेट है वो आप लोगों की वजह से, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, इसने इस बहस को ओपन किया कि क्या वाकई लोग बीजेपी से नाराज हैं, उनके अपने मंत्री नाराज हैं, अपने विधायक नाराज हैं और बार बार ये बात आ रही कि साहब जो बैकवर्ड्स हैं, ओबीसी हैं, उनकी अनदेखी करी गई है, ये आरोप लग रहा है, इसलिए ये शुरू हुआ और आपने बीजेपी छोड़ी है। भगवती प्रसाद सागर जी, भगवती जी 1.5 मिनट में समझाइए कि आखिर आज चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, क्या बीजेपी से दिक्कत क्या थी, और जो ये कहा जा रहा है कि ओबीसी और बैकवर्ड्स नाराज हैं बीजेपी से, वो क्यों नाराज है? क्योंकि सीधे सीधे
अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक सबके साथ इस पौने 5 साल में जितनी बड़ी उपेक्षा कभी इतिहास में नहीं हो सकती थी, उतनी बड़ी उपेक्षा इनके साथ हुई है। ये विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफी हुई है। उनके हकों को मारा गया है, उनको आरक्षण को छीना गया है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी स्थितियां बन गई हैं जब बिना रिटन टेस्ट के 40-40 IAS अधिकारी बना दिए जाएंगे और 19,000 शिक्षक भर्तियों में 19,000 का दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा एक सामान्य वर्ग को दे दिया जाएगा। विधायक और सांसद रहते हुए जीरो रहेंगे, कोई पावर नहीं होगा और वो अपने क्षेत्र को छोड़ दीजिए, स्वयं अपने लिए न्याय नहीं दिला सकते हैं। ऐसे समय में जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये अस्तित्व बचाने का, जो जाति व्यवस्था के शिकार लोग हैं उनके अस्तित्व बचाने का सवाल है। ये चुनाव अस्तित्व, एक तरफ अस्तित्व बचाने वाले लोग खड़े होंगे और एक तरफ अस्तित्व बचाने वाले लोग जो आरोप आपने बीजेपी पर लगाए हैं, बचाने वाले लोगों की ठीक है, जो आरोप आपने लगाए हैं, जो दर्द आपने बताया है, मैं चाहूंगा एक बार जयराम जी आप ही इसको एड्रेस करते। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूं साहब। ये तो बीजेपी की लड़ाई है, मैं इसमें ना कांग्रेस ना आप, ये तो लड़ाई आप ही एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हिलाल भाई आप पे आऊंगा। देखिए रजत भाई, वोटर नाराज, कार्यकर्ता नाराज, तो एक आसान सा रास्ता होता है, वो जीतने की आस भी बढ़ जाती है। जब आप दल बदल ले, नए कार्यकर्ता मिलते हैं, वोटरों का एक नया वर्ग मिलता है, लेकिन जनता है जो सब जानती। ये सारी बातें 5 सालों तक इनको याद नहीं आई। खैर, मेरा एक ही प्रश्न है, महाशय, आप 5 काम बताइए अपने क्षेत्र में जो आपने विधायक रहते दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए किया हो, और ऐसे 5 कौन से काम थे जो आपके मन के मुताबिक लोगों के लिए होना चाहिए था और सरकार ने नहीं किया। ठीक है जयराम जी, एक मिनट, एक सवाल जयराम जी पूछते तो ठीक रहता है। एक बार में अगर आप 3 सवाल पूछ जाएंगे तो हो सकता है मुझे भी एक सवाल मैं भी भूल जाऊंगा। और भगवती प्रसाद जी बीजेपी की तरफ से जयराम जी पूछ रहे हैं, 5 सालों में आपने कौन सा ऐसा काम किया दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो बता दीजिए, और किन कामों में सरकार ने सहयोग नहीं किया वो भी बता दीजिए। ऐसा है कि मैंने पिछले शासनों में भी, जब तक मैं 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हूं, 4थी बार मैं विधायक हूं, मैंने जब आप देखिए कि गोरखपुर में एक दलित की चौराहे पर हत्या होती है और उसको न्याय नहीं मिलता है, आपका संभल में प्रधान के और पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो हमारी बिरादरी का था, उसको गोली मार दी जाती है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। संत गाडगे जी के नाम से जो झांसी में चौराहा था और वहाँ पर स्टैचू लगी थी, उसमें वहाँ पर बड़ी एक स्टैचू लगा दी गई और उनका अस्तित्व मिटा दिया गया। गाजियाबाद में जो संत गाडगे जी के मार्ग था नाम का, उसको बदल दिया गया। जो परिवर्तन चौक लखनऊ में बनवाया गया था, मानवर कांसीराम साहब ने बनवाया था, उसमें जो शिलालेख था उसका इतिहास नष्ट कर दिया गया, शिलालेख खत्म कर दिए गए। इसमें मैं लगातार संघर्ष करता रहा, मुख्यमंत्री को देता रहा मैं, और धरना प्रदर्शन तक किए मैंने अपने समाज के नहीं, ठीक है भगवती प्रसाद जी, आपने 4-5 बड़े आरोप लगाए हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी एक इशू आपने उठाया है। ठीक है जयराम जी, 30 सेकंड में रिप्लाई भगवती जी को। जी, देखिए मैंने इनसे प्रश्न पूछा था कि ये एक विधायक के तौर पर इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया वो बता दें। ये बता नहीं पाए, इधर उधर की बातें करते रहे। अब मैं इनको स्पष्ट तौर पर कुछ बातें बता दूं। नहीं, नीट में पढ़ाई में ओबीसी आरक्षण भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 27 ओबीसी मंत्री आज केंद्र में है और इतिहास में सर्वाधिक ओबीसी और SC/ST मंत्रियों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी संसद में भी है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी। तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है और इसीलिए मैं अपने को ये भी याद करा दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों की ध्यान को रखते हुए उनको भी आरक्षण देने का काम किया। आर्थिक आधार पर देश में पहली बार आरक्षण, ठीक है, तो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं हम। हाँ, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं भगवती प्रसाद जी। ये और आपका लगातार जो कोटा रहा मंत्रियों का, चाहे वो यूपी में हो चाहे केंद्र में हो, सब जगह तरजीह बैकवर्ड्स ओबीसी को दी गई। ये दावा है बीजेपी का। भगवती जी, दावा नहीं रजत जी, ये तो तथ्य है। ये बिल्कुल सत्य है। ये आप पहले आपकी बात मैंने गौर से सुनी, अब आप हमारी बोलिए, आप बोलिए भगवती जी। आप पद दे करके पावरलेस बनाएंगे, सिर्फ उनको अपना चेहरा, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए चेहरा बनाएंगे, आप उससे समाज का हित होने वाला नहीं है। ठीक है, जब बहुजन समाज के साथ अधिकारों में डकैती डाली जाएगी, उनके अधिकार छीने जाएंगे, दौर चलेगा। एक बार हिलाल अहमद नकवी जी के पास चलते हैं। हिलाल जी, जो एक नैरेटिव है जो सेट हो रहा है, एक मिनट आ रहा हूं, मैं आपसे भगवती जी एक मिनट आ रहा हूं, जयराम जी एक मिनट दीजिएगा, एक बार हिलाल नकवी जी को जोड़ लीजिए। हिलाल जी, जो नैरेटिव चेक हो रहा है और जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो नैरेटिव यही है कि अखिलेश यादव के पास जातिगत समीकरण है, बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जैसा चेहरा है। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास सबसे पहले तो प्रियंका गांधी जी का चेहरा है, जो अपने आप में बहुत सशक्त है, शक्तिशाली है। साथ ही साथ हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम जो किसान है, जो बेरोजगार है, उसकी आवाज बन करके विधानसभा में जाना चाहते हैं। हम वहां पर जाकर के उनकी समस्याओं का हल करना चाहते हैं। जो बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई है, उस महंगाई को काबू में करने के लिए विधानसभा जाना चाहते हैं। हम जाति दिखा, ठीक है, कांग्रेस के पास प्रियंका है, अखिलेश यादव के पास जातिगत समीकरण है, बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे आप हमको, थोड़ी वक्त की कमी है। हिलाल भाई 30 सेकंड में वाइंड अप करिए। जी, आप बात तो मैं पूरी हो जाती पूरा करिए, थोड़ी वक्त की कमी है हिलाल भाई जी। और भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में, सबसे ज्यादा गरीब पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मरने का जो रिकॉर्ड। हिलाल भाई, आज माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आज वक्त की बहुत कमी है, नहीं आ पाऊंगा। जयराम जी, आज फिर मुलाकात होगी। अभी उत्तर प्रदेश लंबा चुनाव चलेगा, डेली देश के सवाल होगा, हम आपको आमंत्रित करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए माफी दीजिए, वक्त की कमी है और देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। समझने की कोशिश करी कि हर पार्टी की यूएसपीज क्या है। कांग्रेस ने कहा मेरे पास प्रियंका गांधी है, बीजेपी ने कहा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जैसा चेहरा है, और अखिलेश यादव जातिगत समीकरण का जो जाल फैला रहे हैं उस पर उनको विश्वास है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।